हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस का, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में तैयारी कर रहे हैं फॉर नेट जेआरएफ। और इंटरनेशनल ट्रेड theories are basically categorized into two parts, two types you can say, that is classical country based trade theories and modern firm based trade theories. तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरीज पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना समझ में आया, कितना प्रोडक्टिव रहा ये वीडियो आपके लिए। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Air India, in which you will find videos regarding commerce and management, especially for those who are preparing for NET JRF, SET और PhD और MPhil entrance exam, जिनका पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल एड इंडिया फॉर नेट JRF को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे जो भी यूट्यूब वीडियोस होते हैं, जो भी क्विज़ेज़ होते हैं, डेली बेसिस पे क्विज़ेज़ आ रहे हैं, पेपर 1 पे भी एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पे भी आ रहे हैं। तो आप जो है उसको भी दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ मैंने बहुत सी जो है प्लेलिस्ट की लिंक भी दी हुई है। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की भी प्लेलिस्ट दी हुई है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज मैंने पीछे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाए हैं। कल जो मेरी वीडियो थी दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। मैंने नेट जेआरएफ सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस, जिसमें मैं आपको रिसर्च एंड पीएचडी से रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। कैसे रिसर्च पेपर बनाया जाता है, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है, कौन कौन सी अभी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस आई हैं, कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप अगर होने वाली है तो उसकी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर नेट जेआरएफ सेट में, उसकी कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंने रिसर्च एंड पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस में दी हुई है, ट्रिक्स के साथ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च और नज़ारे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आ जाते हैं क्लासिकल कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरीज में कौन कौन सी थियोरीज होती हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार मैच दी फॉलोइंग या इस तरीके से आ जाता है कि मर्केंटालिज्म इज़ अ क्लासिकल कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरीज, ये स्टेटमेंट बन के आ जाएगा, है ना। तो आपको एक या दो स्टेटमेंट दिए होंगे, उसमें से आपको करेक्ट वाला चूज़ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरीज में क्या क्या आता है। फर्स्ट इज mercantilism, absolute advantage, comparative advantage, Heckscher-Ohlin theory and Leontief paradox। तो ये 5 थियोरीज आती हैं क्लासिकल कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरीज के अंदर। एक एक करके हम सारी की सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मर्केंटालिज्म। मर्केंटालिज्म क्या बोलता है? मर्केंटालिज्म बोलता है, मैं शॉर्ट में आपको पहले बताता हूँ फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। मर्केंटालिज्म बोलता है कि कंट्री को ग्रो करना है अपने गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स। you know mercantilism basically focus on increasing the reserves of gold and silver। और इसके लिए क्यों क्या कंट्री हथकंडा अपनाए? कंट्री जो है वो एनकरेज करे एक्सपोर्ट्स और डिस्करेज करे इंपोर्ट्स। इज इट क्लियर? ये मर्केंटालिज्म में जो है हम लोग पढ़ने वाली ये जो थियोरी थी मर्केंटालिज्म, जो कि क्लासिकल कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरीज के अंदर थी, ये बोल रही है कि इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड करो। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं, क्या बोल रही है? किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए। मर्केंटालिज्म क्या बोल रही है कि अपने गोल्ड एंड सिल्वर को बढ़ाओ, अपने गोल्ड एंड सिल्वर के जो रिजर्व्स हैं उसको ग्रो करो। और इसके लिए क्या करो आप? उसके लिए आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दो और इम्पोर्ट्स को आप डिस्करेज करो, इंपोर्ट्स का बहिष्कार करो, इंपोर्ट्स मत करो आप दूसरी कंट्री से, और अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो। ये बोल रहा है मर्केंटालिज्म। ठीक है, ये भी मैंने शॉर्ट तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से समझने वाले हैं। नोट्स आपके सामने, आप रीड कर सकते हैं। मर्केंटालिज्म बोल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स को बढ़ाओ। और कैसे बढ़ेंगे गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करके एंड इंपोर्ट्स को डिस्करेज करके। ठीक है, ये पूरी इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने दी हुई है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने जो है इस
ट्रेड थ्योरी को अपनाया। जर्मनी, जापान, ताइवान, चाइना स्टिल एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज इम्पोर्ट्स, है ना। तो आगे जा कर के हम समझेंगे कि हर एक जो थ्योरी है ये कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही लेके आई है अपनी पास्ट थ्योरी के कंपैरिजन में। जैसे कि अभी नेक्स्ट थ्योरी है हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये क्या बोलती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी? ये बोलती है कि कंट्री को फोकस करना चाहिए उस आइटम का प्रोड्यूस करने में जिसको वो सबसे अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सकती है, सबसे अच्छी तरीके से जिसको जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकती है, उस कंट्री को वही चीज़ करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमारी जो कंट्री इंडिया है, इसमें क्या है कि जेम्स एंड प्रीशियस मेटल बहुत हैं, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत है। तो हमारी कंट्री जो है इट इज़ प्रोफिशिएंट इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इट इज़ प्रोफिशिएंट इन जेम्स, स्टोन्स, प्रीशियस मेटल्स, राइट। तो हमें जिस चीज़ में हम महारत है, जिस चीज़ में हम अच्छे हैं, हमें उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज। और ये किसने दी थी ये भी पता होनी चाहिए, दैट इज एडम स्मिथ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज दी थी। क्या बोल रही हैं? ये मर्केंटालिज्म से का थोड़ा अच्छा वर्जन है। ये कह रहा है कि आप उस चीज़ को जो है प्रोड्यूस करो, फोकस उस चीज़ पे करो, मैन्युफैक्चर उस चीज़ को करो जिसमें आपको महारत हासिल है या जिसको आप बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इज इट क्लियर? जैसे कि इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया, तो इंडिया जो है वो जेम्स, प्रीशियस मेटल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन सब में बहुत अच्छी है, तो उसको फोकस करना चाहिए, उसको इंक्रीज करने में, उस पर काम ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ जो है एब्यूडेंटली इंडिया में अवेलेबल है। इज इट क्लियर? तो ये है एब्सोल्यूट एडवांटेज विच इज़ बीन गिवन बाय एडम स्मिथ। तो ये पूरा डिटेलिंग दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट क्रिस्प तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मर्केंटाइलिज्म का थोड़ा अच्छा वर्जन था एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब आ जाते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज। अब सर आप मुझे ये बताइए कि एक कंट्री तो एक से ज़्यादा चीज़ में अच्छी हो सकती है, राइट। जैसे कि कोई एक इंसान है, ही कैन बी अ गुड एजुकेटर, ही कैन बी अ गुड डांसर। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में आप क्या करोगे? आपको जहाँ से ज़्यादा पेमेंट मिलेगी आप वो चीज़ को आगे बढ़ाओगे, है ना। तो दाल रोटी और ये सब चीज़ें तो क्या है, ये सब तो पैसे से ही आप इसका पेमेंट कर सकते हो। तो कंपेरेटिव एडवांटेज मतलब ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा टैलेंट है तो आपको उस टैलेंट को प्राथमिकता देनी है जिससे आपको आगे जा कर के ज़्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है। इज इट क्लियर? आप दोनों को क्या करें, दोनों टैलेंट को आप कंपेयर कर रहे हो। इज इट क्लियर? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, अ पर्सन इज एजुकेटर एज वेल एज ए डांसर। उस केस में डांसर में उसको ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा है ना, उसको 10-15 हज़ार रुपये ही मिल रहे हैं अगर वो डांसर एज अ डांस टीचर की जॉब करता है। पर उसका सब्जेक्ट कॉमर्स है और कॉमर्स में अकाउंटिंग और फाइनेंस वो अच्छी तरीके से पढ़ाता है। तो उस केस में अकाउंटिंग फाइनेंस अगर वो टीचर है और उसने नेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ है तो उसको आराम से जो है 25 से 30 हज़ार रुपये मिल रहा है। जहाँ 15 हज़ार रुपये उसको डांस टीचर के रूप में मिल रहे हैं, वहाँ पे एज अ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस असिस्टेंट प्रोफेसर उसको जो है 25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। दोनों को कंपेयर किया तो बट नेचुरल है वो कहाँ जाएगा? 25,000 एज एन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो कंपेरेटिव एडवांटेज ये बोलता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको बढ़ावा देना है जिसमें आपके पास एडवांटेज ज़्यादा है। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोल रहा है कि जिसमें आपको एडवांटेज है आप उसको करो। पर अगर एक से ज़्यादा हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आ रहा है ना, तभी तो मैं बोलो हर एक थ्योरी एक दूसरे से थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आई है, ठीक है। तो कंपेरेटिव एडवांटेज किसने दिया था ये पता होना चाहिए। इट इज़ बीन गिवन बाय डेविड रिकार्डो, ये नाम लिखा हुआ है, डेविड रिकार्डो ने दिया था कंपेरेटिव एडवांटेज। मैथ्स द फॉलोइंग में आ जाता है। वो ये बोल रहा है कि अगर कोई कंट्री एक से ज़्यादा चीज़ में उसके पास एडवांटेज है तो वो उस चीज़ को प्राथमिकता दे, उस चीज़ के साथ आगे जाए जिसमें उसकी जो है एडवांटेज कंपेरेटिव टू अदर ज़्यादा है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या रखा है, कंपेरेटिव एडवांटेज। दो एडवांटेज हैं, दोनों को कंपेयर किया, जिसमें ज़्यादा एडवांटेज है, जो ज़्यादा एडवांटेजियस है उसको आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये है आपका जो है कंपेरेटिव एडवांटेज ट्रेड थ्योरी। जो भी कंट्री है दो चीज़ में माहिर है, जिस चीज़ में उसको ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, जिस चीज़ में उसको जो है ज़्यादा आगे जा कर के रेवेन्यू मिल रहा है, उसको उस चीज़ को जो है बढ़ाना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये हो गया थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। तो ये नोट्स हैं, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हेक्सर ओहलिन
थ्योरी। ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि आपने तो बहुत डिस्कशन कर लिया कि हमें ये चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए या हमें इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, पर यहाँ पे बात ये है कि किस चीज़ पे फोकस करें, है ना? हाँ, आपने ये तो बता दिया कि दोनों को कंपेयर करो, आप दोनों ट्रेड को, और जिस चीज़ में आपको ज़्यादा एडवांटेज है उसको आप प्रोड्यूस करो। तो प्रोड्यूस करें क्या? विच आइटम शुड बी प्रोड्यूस्ड? तो ये बोल रहा है, इसका आंसर दे रहा है आपको हेक्सर ओहलिन थियरी, जिसको आप फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी के नाम से भी जानते हो। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, फैक्टर प्रपोर्शंस थ्योरी। ये क्या बोल रहा है कि जो चीज़ आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा एब्यूडेंट है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, उसका यूज़ करके आप जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करो, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। जैसे कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब यहाँ पे बहुत से आपको जो है, मतलब कैपिटल इंटेंसिव नहीं, कैपिटल इंटेंसिव मीन्स हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, हाईटेक मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं। हमारी कंट्री वैसी नहीं है, जस्ट लाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। हमारी डेवलपिंग कंट्री यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, इसलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट की हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हमें जिस चीज़ में हमारी एब्यूडेंस है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में अवेलेबल है, उसको हमें यूज़ करके प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है आप उसी को यूज़ करोगे ना। तो ये बोल रहा है एक्शर ओहलिन थ्योरी कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी कंट्री में एब्यूडेंटली, मतलब होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर अवेलेबल है आपकी कंट्री में, जो भी चीज़ अवेलेबल है उसको यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, बिकॉज उससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये इज इट क्लियर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो हर इंसान चाहता है कॉस्ट कम करना और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। इज इट क्लियर? तो ये है हेक्सर ओहलिन थ्योरी, जिसका दूसरा नाम है फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी। हेक्सर ओहलिन ये दो लोग थे, इन्होंने जो है मिल करके ये थ्योरी दी थी, और नाम भी आएगा एली हेक्सर एंड बर्टिल ओहलिन। ये नाम है इनका पूरा। इन दोनों ने बोला था कि जो एबिडेंटली अवेलेबल है आपको उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो आपका, कम से कम हो, ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी फैक्टर हो सकती है, इट कैन बी लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कंट्री। अब आ गया आपका लास्ट थ्योरी ऑफ क्लासिकल थ्योरी, दैट इज लियोंटिफ पैराडॉक्स। लियोंटिफ पैराडॉक्स क्या बोलता है? लियोंटिफ पैराडॉक्स बोलता है कि ठीक है हेक्सर एंड ओहलिन, आप लोगों ने बोला कि जो चीज़ एविडेंटली सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, आपको उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए फॉर प्रोडक्शन। पर यूएस जो है उसके पास तो बहुत यूएस इज़ ए कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, पर वो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ ना करके वो लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे इसने कॉन्ट्रडिक्शन ले आया, यहाँ पे इसने हेक्सर ओलिन को ओपोज किया। किसने? लियोंटिफ, वैसिली डब्ल्यू लियोंटिफ ने। ठीक है, उसने बोला फिर यूएस क्यों कर रहा है, यूएस इज़ ए कैपिटल इंटेंसिव, तो उसने क्यों जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव आइटम्स, लेबर का जिससे जहाँ लेबर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा है उस आइटम को वो ज़्यादा एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है, और कैपिटल इंटेंसिव जो कि इतनी ज़्यादा अवेलेबल है उसके पास, यूएस के पास, वो इम्पोर्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आई। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। Leonte found that the US was importing more of capital intensive goods and was exporting, a case study एक, and exporting more of labor intensive items. Such findings of Leontief got popular as Leontief paradox, इसलिए इसको Leontief paradox बोला जाता है। Later the economist found that labor in the US was more productive. समझ में आ गया क्या रिसर्च हुई? Labor was more productive in steady supply. ठीक है, एंड दिस वे वाई द यूएस एक्सपोर्टेड मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड। उसको लगा कि लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास ज़्यादा कौन सी चीज़ अवेलेबल है, आपके पास कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है या लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, इट हार्डली मैटर्स। जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है, उसको आप फोकस करो। ये नहीं देखो कि ज़्यादा अवेलेबल है तो हम उसको करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव है, यूएस को लगा लेबर इंटेंसिव ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो वो उसने उसको यूज़ किया। उसने ऐसे गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जो कि लेबर इंटेंसिव है, उसका ज़्यादा उसने एक्सपोर्ट किया। इज़ इट क्लियर? और इम्पोर्ट उन चीज़ों का किया जो कि कैपिटल इंटेंसिव आइटम्स हैं। ठीक है, जो कैपिटल या मशीनरी या हाईटेक मशीनरी वगैरह से जो है बने हैं, उनका उसने इंपोर्ट ज़्यादा किया और लेबर इंटेंसिव का एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, बिकॉज लेबर इंटेंसिव उसके अकॉर्डिंगली
ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इज इट क्लियर? तो ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स आया। तो ये किस तरीके से चल रहा है, एक फटाफट फास्ट रिवीजन हो जाए, है ना, जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आया मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म क्या बोल रहा है? मर्केंटाइलिज्म बोल रहा है कि आप अपने गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व्स को इंक्रीज करो, है ना, जिससे क्या हो, आपका एक्सपोर्ट्स एनकरेज हो और इम्पोर्ट्स डिस्करेज हो गया। एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोले कि जिसमें आपको महारत हासिल ही हुई है, जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो, जिसमें आप गुणी हो, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करो, बिकॉज इससे जो है आपको एडवांटेज मिलेगा। इज इट क्लियर? जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, बिकॉज इससे आपको आगे जा करके एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव एडवांटेज। अब यहाँ पे एक इशू आ गया कि कंपनी जो है ये दो आइटम्स में एडवांटेजेस हो सकती है ना, किसी दो चीज़ों में उसके पास एडवांटेज होता है। नाउ अब क्या करें? अब आप उस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करो जिससे आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। बट नेचुरल सी बात है, मैंने आपको एग्जांपल समझाया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आया हेक्सर ओलिन थ्योरी। बहुत बातें हो गई कि ज़्यादा प्रोड्यूस करना, ज़्यादा प्रोड्यूस करना। अरे करना क्या है प्रोड्यूस, ये तो बताओ। ठीक है, उस केस में जो हेक्सर एंड ओलिन इन्होंने बोला कि उस चीज़ को आप प्रोड्यूस करो, उस चीज़ की मदद से आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करो जो कि आपके पास एब्यूडेंटली अवेलेबल है, जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ऐसे फैक्टर्स से प्रोडक्शन का यूज़ ज़्यादा करो आप जो आपके पास एविडेंटली अवेलेबल है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब हमने पढ़ा था ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये बोला हेक्सर एंड ओहलिन ने। उसके बाद लियोन्टिफ आ गए, वैसिली डब्ल्यू लियोन्टिफ। वो बोल रहे हैं कि अब यूएस तो कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल इंटेंसिव को इंपोर्ट क्यों कर रहा है, और लेबर इंटेंसिव को क्यों, लेबर इंटेंसिव आइटम्स को क्यों वो एक्सपोर्ट कर रहा है? तो उसने बोला कि यहाँ पे ये मत देखो कि कौन सा एविडेंटली अवेलेबल है, इस पर रिसर्च हुई। तो लियोन्टिफ ने ये बोला, ये कंक्लूजन आया कि उस चीज़ का आप यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करो जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये बात आई कि यहाँ पे लेबर और कैपिटल की बात नहीं है, यहाँ पे उस चीज़ का आपको चुनाव करना है। ये मत देखो कि कौन सा आपके पास एविडेंटली अवेलेबल है या नहीं, आप उस चीज़ के हिसाब से अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चुनो जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इज इट क्लियर? जैसे कि यूएस ने जो है यूज़ किया। अब एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज गिवन बाय, बहुत इजी है बिकॉज मैंने आपको बहुत कॉन्साइज और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया था? डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, रेमोंड वर्नॉन या माइकल ई पार्टर। ये पोर्टर होना चाहिए, पार्टर लिखा हुआ है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। डेविड रिकार्डो। इज इट क्लियर? डेविड रिकार्डो ने कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज, और माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल दिए थे, और रेमंड वेरनॉन हम पढ़ेंगे मॉडर्न थियोरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो, बर्टिल ओहलिन, जेएस मिल या सीपी किंडलबर्ग्स। ये शायद आपका होमवर्क था, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। बर्टिल एंड ओहलिन ने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दिया था, इनको दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज हेक्सर ओहलिन थियोरी। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन क्लासिकल थियोरीज, और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडर्न थ्योरीज, तो डोंट मिस इट। मॉडर्न थ्योरीज भी पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये यूज़ हो जाएगा। ये आप शेयर करिए वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चाहे कोई बीकॉम कर रहा है, चाहे एमकॉम कर रहा है, चाहे एमबीए कर रहा है, चाहे बीबीए कर रहा है, सबके लिए ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको जो है उनके बैचलर्स मास्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, हमको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हमारा जो है हौसला अफजाई हो, हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छा काम करते रहें। मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स देखे हैं, काफ़ी सारे लोग सजेशंस दे रहे हैं अपने कि सर इस टॉपिक पे लेके आइए, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैं इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरा कवर कर लूँ। एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं चलूँगा। पहले मैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की कोर चीज़ों को कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद यूनिट 2 पे मैं जाऊँगा। ऐसे करते करते पूरी 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे, बट वी शुड बी इन सीक्वेंस, दे शुड बी अ सिंक्रोनाइजेशन। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर योर अवेलेबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड एंड स्टे सेफ।